नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज पहले नजर सत्ता में भागीदार कैबिनेट मंत्रियों के भविष्य पर। प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में फेरबदल करने जा रहे हैं, इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। तो कैबिनेट फेरबदल इस समय बहुत अहम और जरूरी है। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारी पहले से ही शुरू कर देती है, तो 2024 लोकसभा चुनाव की पार्टी की नजर उन पर है। बहरहाल जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यहां से मंत्री बनाए जा सकते हैं। सहयोगियों को भी संतुष्ट करना है। केंद्रीय कैबिनेट में 81 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 53 मंत्री हैं। 28 नए चेहरों को शामिल करने की जगह है। 9 कैबिनेट मंत्रियों के पास कई मंत्रालय हैं। सभी मंत्रालयों के काम की समीक्षा की जा चुकी है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जेडीयू 4 पद मांग रहे हैं। हालांकि एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस नए कपड़ों की खरीदारी करते हुए नजर आए। बहरहाल अटकलों का बाजार गर्म है। जिन नामों की चर्चा है और हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने जो हमें दिए हैं, वो फिलहाल इस प्रकार से हैं। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, शिव प्रताप शुक्ला, रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, लंदन सिंह, पशुपति पारस, राहुल कांसवा, सीपी जोशी, सर्बानंद सोनोवाल और रामशंकर कठेरिया। महाराष्ट्र से नेता नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आइए सुनते हैं पहले इन नेताओं का क्या कहना रहा है। केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। इस बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? क्या करोगे? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं। बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल एक है, ऐसा मत समझिए। पिछली बार मुख्यमंत्री जी, पिछली बार अरे भाई, पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी। उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई, वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी। न्योता मिला है आपको मुंबई से दिल्ली आने मैं का? एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले। हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का? आज कोई विशेष? अरे विशेष मंत्री से कम मिल रहा है। देखिए, एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। महाकाल मंदिर तो हर साल जाता हूँ। महाकाल मंदिर तो हमारा है। दिल्ली से आने के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य है हर व्यक्ति के लिए। सर, कोई स्पेशल कनेक्शन दिल्ली आने के लिए? कि नहीं आपको सिंधिया जी? नहीं, मेरा दौरा समाप्त हुआ है। कोई अपडेट? साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष कुमार पटना से, और साथ ही अनुराग द्वारी भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं अखिलेश के पास ही आऊंगी। अखिलेश, बहुत पहले ही आपने संकेत सबसे पहले दे दिए थे कि कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, और अब एक बैठक भी आज सुबह जो हो रही थी वो टल गई। फिर अब ये है कि अब होने वाला है। तो उस लिहाज से जो ये फेरबदल कितना अहम है सरकार के लिए, क्यों हम इसको बहुत जरूरी माने? देखिए निधि, 4-5 कारण हैं जिनके चलते फेरबदल करना पड़ रहा है। देखिए 2 साल इस सरकार के हो गए हैं। 2019 के बाद से इंतजार किया जा रहा था कि फेरबदल हो, लेकिन बीच में कोरोना की 2 लहरें आई हैं, जिसके चलते कई सारे काम टले, जिसमें से कि एक फेरबदल भी था। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर का कहर कम हुआ थोड़ा, उसके बाद से हमने देखा कि लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई। पीएम मोदी ने एक के बाद एक सारे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की, और ये बहुत विस्तार से की गई कवायद है। पीएम मोदी जब इस तरह के फैसले करते हैं कि किसको मंत्री बनाना है या हटाना है, तो उसके पीछे एक बहुत गहरी सोच होती है। जैसे आज भी राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संदेश पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से महिलाओं को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के नुमाइंदों को, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो यही कुछ कवायद इस तरह की मंत्रिपरिषद में विस्तार में भी होगी। तो पहला कारण तो ये है कि कई सारे ऐसे मंत्री जिनके पास 1 से अधिक प्रभार है, 9 ऐसे मंत्री हैं। दूसरी बात यह कि कई सारी जगह खाली हैं। रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके कारण जगह खाली है।
इस बीच में जो है हमने देखा था कि और भी लोग जो है शिवसेना वो छोड़ करके चले गए, तो उनकी जगह खाली है तो वो जगह भरनी है। फिर 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी हारी, उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश जीतना ही उन्हें हर हालत में, इसकी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी नुमाइंदगी देना है, उत्तराखंड से देना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से चाहे हार गए लेकिन वहाँ ये संदेश देना कि हमने आपको छोड़ा नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके चलते है माना जा रहा है कि ये होगा। और चौथा कारण ये भी कि कई सारे मंत्री हैं निधि जिनके बारे में परफॉर्मेंस को लेकर के शक है कि परफॉर्मेंस शायद उनकी ठीक नहीं है। बिल्कुल, आपने कई अहम बातें ली हैं और नामों पे चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ मनीष कुमार भी हैं पटना से। मनीष, आपने सुना, आपने ही बातचीत की होगी जब नीतीश कुमार कह रहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस फेरबदल के बारे में। अब रामचंद्र जो आरसीपी सिंह, इनकी चर्चा है, लल्लन सिंह, ये दोनों बहुत विश्वस्त हैं नीतीश कुमार के। लल्लन सिंह अगर यहाँ पे केंद्र में कैबिनेट बन जाएंगे तो वहां पे कौन रहेगा उनके पास, वहां पे किस तरह की अटकलें हैं? देखिए, रामचंद्र प्रसाद सिंह जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या ललन सिंह, नीतीश कुमार के निश्चित रूप से सबसे पुराने सिपासलार रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति यह है कि उनको अपना जो कोर वोट बैंक है, उनका कोर वोट बैंक अति पिछड़ी जातियों के समूह से आता है। महादलित वर्ग है जिसमें गैर पासवान जो दलित समुदाय के जातियां हैं वो है, महिलाएं हैं और गैर यादव पिछड़ा है। तो उनके बीच में उनको ये नीतीश कुमार को इंश्योर करना है कि इन जातियों, इन वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि वो उनका कोर वोट बैंक है। उनकी जगह पर अगर वो केवल रामचंद्र प्रसाद सिंह या ललन सिंह को बनाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फायदा उनको नहीं होने वाला है, क्योंकि आरसीपी सिंह जिस जाति से आते हैं, नीतीश कुमार भी उसी कुर्मी जाति से आते हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ललन सिंह अगरी जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। उसके करीब 5 लोग बीजेपी के कोटे से पहले से मंत्री, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो ये नीतीश कुमार की आप कह सकती हैं कि सबसे बड़ी दुविधा वो है। लेकिन साथ ही साथ आज नीतीश कुमार ने 3 बातें बड़ी स्पष्ट की है। एक जो पुरानी उनका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो मांग थी वो बात अब आई गई हो गई, क्योंकि 2020 में उसी बीजेपी ने 32 विधायक कम रहने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और उसके अलावा नीतीश कुमार ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो सबको सम्मान्य होगा, यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ा है कि प्रधानमंत्री आखिर उनकी एक तरह से कितना कॉन्सेशन उन्हें देते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर 5 या 4 जो उनकी मांग है वो अगर नहीं दे तो 1 से अधिक आखिर कितनी सांसदों को मंत्री बनाया जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने सारा जो निगोशिएशन का जिम्मा है उसके बारे में कह दिया कि वो आरसीपी सिंह के जिम्मे है, क्योंकि आरसीपी सिंह बीजेपी के काफी करीब माने जाते हैं। उनका भूपेंद्र यादव से उनके बड़े मधुर संबंध रहे हैं। तो ये अगर जो भी होगा तो वो अपने सांसदों को कम से कम नीतीश कुमार कह सकते हैं कि जो भी हुआ वो रामचंद्र बाबू ने किया था, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे। निधि, बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और साथ ही अनुराग, आपका आज इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल मंदिर जाते हो फिर दिल्ली पहुंचते, अब यही उनसे पूछा जा रहा है क्योंकि एक तैयारी थी उनकी, वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले सुन रही थी, आप ये भी कह रहे थे कई और नाम थे जो मध्य प्रदेश से हैं, उम्मीद में कि उन्हीं को बुलावा ना आ जाए। देखिए निधि, मैं अखिलेश जी को बहुत गौर से सुन रहा था और यकीनन मध्य प्रदेश के लोग थोड़ा दुखी हुए होंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम नहीं कहा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे आपने देखा कि वो चले, बिल्कुल उनका दौरा था 3 दिनों का, मालवा निमाड़ में थे, मंदसौर नीमच गए, उसके बाद आज उनको उज्जैन और देवास जाना था, लेकिन उज्जैन से उन्होंने दिल्ली की टिकट पकड़ ली है। साफ तौर पर इसके अलावा चूंकि थावरचंद गहलोत अब राज्यपाल बन गए हैं तो मध्य प्रदेश के कोटे से अभी तक फिलहाल थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते थे। धर्मेंद्र प्रधान भी राज्यसभा यहीं से जाते हैं तो उनको भी यहाँ के कोटे से अगर आप जोड़ लें फिर भी एक सीट रिक्त होती है तो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया फिट बैठ जाते हैं। लेकिन क्या कोई अतिरिक्त नुमाइंदगी देंगे मध्य प्रदेश को, इस बारे में कयास चल रहे हैं। अभी तक कोई
पुख्ता तौर पर किसी ने नहीं कहा, लेकिन कई नाम रेस में बताए जा रहे हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, गणेश सिंह हैं, क्योंकि अभी तक रीवा से इस बार विधानसभा में बीजेपी को काफी सीटें आई थी और रीवा के लोग काफी नाराज हैं। किसी तरह उनको कोशिश की गई यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी देने के बाद, तो वहां से क्या गणेश सिंह को प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और साथ ही साथ एक अंडरडॉग के रूप में लाल सिंह आर्या का नाम भी चल रहा है। तो इन लोगों में जातिगत समीकरणों में, क्षेत्रीय समीकरणों में मध्य प्रदेश कहां फिट बैठता है, कितनी कुर्सियां और निकाल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पक्की मानी जा रही है और वो दिल्ली कूच कर चुके हैं। बिल्कुल, पहुंच भी चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस जानकारी के लिए। तो अखिलेश, मैं अब आपसे, जो आपने कुछ संभावित लोगों के नाम भेजे थे, अगर हम पहले 4-5 नाम देखें तो वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, और अगर मैं इसमें अनुप्रिया पटेल को हम सब जानते हैं, लेकिन पंकज चौधरी का जो नाम है, साथ ही शिव प्रताप शुक्ला, हालांकि वो एमएस फाइनेंस हैं, लेकिन वो भी, ये दोनों गोरखपुर से हैं शायद, गोरखपुर उस इलाके से। जरा थोड़ा समझाइए हमें, जो ये यूपी से नाम आ रहे हैं। जैसे कि संतोष गंगवार हैं, उनकी उम्र अब 72 साल के वो हैं, 71-72 साल के हैं, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य का भी एक इशू है, तो इस ऐसे में अगर उनको हटाया जाता है तो फिर संतुलन बिठाने के लिए पंकज चौधरी का नाम महाराजगंज से लिया जा रहा है। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर, वो जो हैं बीजेपी के सहयोगी थे, जिनके चलते पूर्वांचल के इलाके में बीजेपी ने राजभर वोटों को अपने साथ लिया था। अब वो बीजेपी के साथ नहीं है, हर रोज़ आप देखती हैं कि वो लगातार बीजेपी पर हमले करते हैं। तो ऐसे में उनको बैलेंस करने के लिए जो बीजेपी के अपने राजभर सांसद हैं राज्यसभा के, उनको मंत्री बनाने की बात है। शिव प्रताप शुक्ला का नाम शुरुआत में जरूर था, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि उनकी संभावना कम है। अच्छा। क्योंकि ब्राह्मणों की नुमाइंदगी तो बढ़ानी है, ये जरूर है, क्योंकि आप जानती है कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का समीकरण है, उसमें ये आरोप लगता है कि उन पर की ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही दलितों को भी नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश से देनी है, इसलिए रमाशंकर कथेरिया का नाम आज से लिया जाता है। विजय सोनकर शास्त्री भी बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी एक जमाने में जिम्मेदारी थी, लेकिन अभी वो किनारे पर हैं, उनको भी शायद कुछ मिलने, इस तरह की बात हो रही है। तो ये सारे नाम हैं। उत्तर प्रदेश का वरुण गांधी का भी नाम है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर चुनाव मैदान में कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रही हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए वरुण गांधी सामने लाए जा सकते हैं। जोशी, हाँ बिल्कुल। और जो मध्य प्रदेश का अनुराग कह रहे थे, उसमें राकेश सिंह का भी नाम है, जो कि जबलपुर के सांसद हैं। बताया जा रहा है कि वो भी दिल्ली आ रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसलिए क्योंकि मालवा, फिर आपको मालवा से भी किसी को नुमाइंदगी देनी होगी, क्योंकि अभी तक जो थावरचंद गहलोत थे वो मालवा को रिप्रेजेंट करते थे। अभी सुमित्रा महाजन भी नहीं है, आप भी कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय आए, क्योंकि फिर खंडवा में लोकसभा की एक सीट खाली है जहाँ पर उपचुनाव होना है। वहाँ के जो सांसद थे नंदकिशोर चौहान, उनका निधन हो गया, तो वहां उपचुनाव होना, तो अगर चाहे तो कैलाश विजयवर्गीय वो चुनाव लड़ करके जीत करके भी सांसद बन सकते हैं। लेकिन जो रामशंकर कथेरिया, ये थोड़ा पहले भी मंत्री बने थे, और फिर वो विवाद हुआ, वो कैबिनेट से हटे थे, कुछ डिग्री को लेकर जो चर्चा हुई थी, तो उनको दोबारा लाना, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, संतुलन बनाने के लिए, जैसे कि वरुण गांधी का नाम लिया जाता है प्रियंका के सामने बैलेंस करने के लिए, वैसे ही मायावती के सामने उनको कोई एक ऐसा दलित चेहरा चाहिए जो मायावती को हर रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करे तो उनको जवाब दे सके, उन्हीं की बातों पर उन्हीं के तरीके से कर सके। तो इसलिए कथेरिया का नाम लिया जा रहा है। विजय सोनकर शास्त्री भी इसमें हो सकते हैं, और भी कई दलित चेहरे हैं बीजेपी के पास जिनकी नुमाइंदगी इसमें हो सकती है, जिसमें कि सोनकर, जो कि इनके अपने खुद के एक मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, वो भी इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक अगर मैं ये भी जानना चाहूँगी, राजस्थान से भी 2 नाम सामने आ रहे हैं। हाँ, आप जो राहुल कासवा का नाम जिस तरह से सामने आया, सीपी जोशी हैं जो राजस्थान से, इनको तो आप चित्तौड़ से सांसद हैं जी, तो इनको संदर्भ में, इनको इस समय लाने का किस तरह से आप देखिए, हर जगह बीजेपी की कोशिश ये है कि अब तीसरी पीढ़ी को लाया जाए। तो ये जो 2 नाम हमने लिए हैं राजस्थान से, दोनों ही 45-44 साल के उस रेंज में हैं, तो काफ़ी युवा हैं। अगर इन्हें अभी से मौका दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार में मंत्री बनाने का, तो फिर बाद में एक भविष्य की आप पीढ़ी तैयार करते हैं। और ये वो नेता हैं जो बहुत पॉपुलर है अपने इलाकों में, बड़े लंबे मार्जिन से चुनाव जीते हैं, जिसमें कि जैसे कासवा की है बात, अगर हम बात करें तो वो लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उनके काफ़ी प्रिय माने जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे में कई सारे समीकरण होते हैं, इसमें चलते लगता है कि इनके नाम वहाँ हो सकते हैं। ठीक है। और जो कैबिनेट मंत्री, अभी हमने देखा कि थावरचंद गहलोत वो राज्यपाल बन गए, लेकिन कहा जा रहा है 3 शायद कैबिनेट मंत्री बदले जाएं, तो अब वो तो आप ही बता सकते हैं क्या? हम भी नहीं बता सकते, हम भी सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, वो अटकलें क्या हैं, कौन कौन से, अगर किनके, कुछ 9 मंत्री हैं जिनके पास ज्यादा ये तो होना ही है। देखिए, जो नए मंत्री बनेंगे, संख्या कोई ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। अभी 53 है, आप मान के चलिए कि 60, 62, 65 तक ये संख्या रहेगी। अगर आप
ज़्यादा लोग लगा भी दें, 20 से 25 नए मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कई मंत्री जो हटाए भी जा सकते हैं। उसमें परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया है। थावरचंद गहलोत के लिए परफॉर्मेंस की बात कहीं बीजेपी ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि वो सारे जो बड़े पद हैं उस पर वो रहे हैं, बीजेपी का अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा चेहरा हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी वो थे, तो कल सब पदों से इस्तीफा दे देंगे तो 4 जगह खाली वहां हो जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री जिनके पास अधिक प्रभार है, जैसे पीयूष गोयल है तो रेल मंत्रालय उनके पास है, कॉमर्स मिनिस्ट्री उनके पास है, उनके पास रामविलास पासवान का जो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है वो भी उनके पास है। तो अब सिंधिया आ रहे हैं तो ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या सिंधिया अपने पिता की तरह रेल मंत्रालय संभालेंगे, ये भी एक प्रश्न उठता है। रविशंकर प्रसाद कानून है, इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके पास, IT मंत्रालय है, तो इसमें आप देखना होगा कि किस तरह से उनको जिम्मेदारी दी जाती है, दूसरे जो नए मंत्री आते हैं। और इसमें यह भी एक होगा कि टेक्नोक्रेट की बात बार बार आती है कि जैसे आपने अभी विदेश मंत्री आपके टेक्नोक्रेट हैं, वो IFS रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी आपके रहे, दूसरे आपके हरदीप पुरी हैं वो भी IFS रह चुके हैं। तो क्या आप नया कोई टेक्नोक्रेट लाना चाहेंगे? PM के बारे में बताया जाता है कि उनकी इच्छा है कि शायद कोई लाया जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय में कोई ऐसा लाया जाए चेहरा या कुछ दूसरी जगह पर लाया जाए, लेकिन पार्टी संगठन RSS को ये लगता है कि शायद ये जो फार्मूला है ये उतना कामयाब होता नहीं है जब आप टेक्नोक्रेट को लाते हो तो। ओके। और एक नाम मुझे पश्चिम बंगाल का ये सोशल मीडिया से मिला है, बीजेपी की जो मटुआ लीडर है साउथ दक्षिण बंगाल से, शांतनु ठाकुर, उनका भी नाम मैं देख रही थी। ऐसे उन्हें तो फोन गया है, वो दिल्ली आए हैं, अच्छा। मुलाकात करेंगे, उनकी पूरी संभावना है क्योंकि आप जानती हैं कि इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी का किस तरह से फोकस मटुआ समाज पर रहा। ये ट्राइबल कास्ट मानी जाती है और वहां पर बांग्लादेश में जब PM गए थे चुनाव के दौरान ही, तो वहां पर जो मटुआ समाज का सबसे बड़ा स्थल है वहां पर वो गए थे खासतौर से। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था और चुनाव प्रचार के दौरान भी उनका फोकस मटुआ समुदाय पर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जातिगत समीकरणों पर खास तौर से और पश्चिम बंगाल को संदेश भी देना है कि आपने चाहे ठीक है हमें जिताया ना हो, लेकिन हम आपको छोड़ नहीं रहे क्योंकि 2024 में हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि 18 सीटें अभी हैं, ये पहली बात तो कम नहीं होनी चाहिए और इनको कितना बढ़ाया जा सकता है, ये बीजेपी की 2024 की बंगाल के लिए कोशिश होगी। पूर्वोत्तर से भी, असम से भी सोनोवाल उनको लाया जा रहा है, मणिपुर के जो लोकसभा के सांसद हैं उनका भी नाम आया है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे जो नए, जहां से कि बीजेपी को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिले 2024 के लिए, उनका भी खास तौर से ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। एक मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि हमने एक समय देखा था जब सेना से जो रिटायर्ड लोग थे उनको मंत्री पद दिया गया या वरिष्ठ पद उनको दिए गए, ऐसे में क्या आंकलन है आपका? क्या जो अभी हैं उनको बदला जा सकता है या और कोई चेहरा लाया जा सकता है? उस लिहाज से क्या समीक्षा? देखिए, VK सिंह अभी हैं मंत्री, पर वो 70 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और जो उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उन्हें फिलहाल हटाया जाएगा क्योंकि वो राजपूत हैं, गाजियाबाद से की सीट को नुमाइंदगी वो करते हैं। तो ऐसे मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश से आप किस बिना पे हटाएंगे और उसकी जगह फिर आपको रिप्लेसमेंट भी आपको उसी कास्ट का लाना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ये कहा जा रहा है कि निशंक जो है उनकी छुट्टी हो सकती है, तो अगर उनकी छुट्टी होती है तो फिर आपको वहां से कास्ट इक्वेशन का ध्यान में रख के आपको किसी ब्राह्मण को ही बनाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास खबर है किसी की छुट्टी हो रही है या किसी को शामिल किया जा रहा है। किसी को हमारी बात सुनकर बुरा लगे तो किसी को अगर बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन हम सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपको किसी को हटाना तो फिर आपको उसी को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। वो नहीं है, स्टैम्प के साथ नहीं है, सब अटकलें कयास है। और क्योंकि सबकी राजनीति पे दिलचस्पी होती है, कौन नया मंत्री बनेगा, कौन जाएगा, इस सब पे इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जुड़ने के लिए। और एक और राज्य की राजनीति गरमा रही है, पंजाब की। कांग्रेस की वहां पर सरकार है, तो पंजाब कांग्रेस में जो विवाद जारी है उसको लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। मामले को हल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई थी, जिसके बाद सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों पेश हुए थे। कमेटी में राज्य के और भी कई विधायकों और सांसदों से भी बात हुई थी और उसके बाद सिद्धू ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। तो देश की बातें अब आगे आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गुना में नाली चोरी और सिद्धि में सड़क चोरी कैसे हुई, ये रिपोर्ट दिखाएं।
मध्य प्रदेश से खबर है। गुना जिले के चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में नाली चोरी हो गई है। चौंके मत, यकीन कीजिए ऐसा हुआ है। एक किसान ने बाकायदा इसकी शिकायत अपने क्षेत्र के विधायक लक्ष्मण सिंह के सामने रखी है। सरकार इस मामले की जांच की बात अब कर रही है। लेकिन हमारे गांव से नाली चोरी हो गई साहब। 2019 में निकले उसके पैसे, 2019 में हुई स्वीकृत, 2020 में निकले उसके पैसे, और गाँव में नाली नहीं, पता नहीं कहाँ चोरी हो गई। पूर्व मंत्री और चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह की समीक्षा बैठक में देदला गांव के किसान शिवराज सिंह की शिकायत से सब हैरान रह गए। हमारा कैमरा देदला गांव में दौड़ा तो शिकायत सही मिली। पता लगा कि गांव के सुरेश कुमार के मकान से शमशान घाट की ओर 1.5 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 22 जनवरी 2020 को 49,915 रुपए का भुगतान भी हो गया। यानी सरकारी फाइलों में नाली बंद तो गई, उसके बाद बस अब दिख नहीं रही। हमारे ग्राम पंचायत देदला में एक नाली बनी थी, ये चोरी हो चुकी है। अच्छा। चोरी इसलिए हो गई है कि 2019 में उसकी राशि स्वीकृत हुई, 2020 में पैसे निकाल लिए गए। प्रशासन के अधिकारियों ने बोला कि नाली चोरी कहाँ हो गई। मैंने कहा चोरी इसलिए हो गई कि आपने पैसे निकाल लिए और आप बोल रहे हो कि हमने पैसे जमा करवा दिए। आप ये बताइए, जिस गांव में नाली की ज़रूरत है उसमें नाली आज के टाइम पे नहीं है। आज से कम 20 साल से नाली नहीं, वहाँ कैसी भी नाली नहीं, कभी नाली नहीं बनी। गुना में नाला तो सीधी जिले के मेंढरा गांव में 20 लाख की लागत से बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क रातों रात गायब हो गई। उप सरपंच और गांव वाले सड़क गायब होने की पुलिस थाने में शिकायत करने भी पहुंचे। हमारे वार्ड क्रमांक 15 में इतना ज़्यादा रोड बनी थी यहाँ पर, और कि पूरा फर्स्ट क्लास के बनी थी, लेकिन हमने रात में उठ के देखा तो एक भी मुरुम नहीं है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। लोगों के द्वारा आके आवेदन दिया गया है, उस आवेदन की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो कुछ पाया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। सर आवेदन में क्या है, क्या बिंदु क्या है? बिंदु ने लिखा है कि मेरे घर के सामने रोड बनी थी जिससे मेरा निस्तार भी होता था, दूसरे दिन चोरी हो गई। सरकार कह रही है दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये जो मामला आपने बताया है अभी मेरे संज्ञान में आप लाए हैं, इससे पहले मेरे पास कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है, और अगर ये है तो बहुत गंभीर मामला है। हालांकि मैंने अधिकारियों से चर्चा की है, तो कुछ प्रकरण जो लोकपाल में चल रहे हैं, जो मनरेगा का हमारा लोकपाल होता है, उसमें इस तरीके के प्रकरण चल रहे हैं। और अगर माननीय विधायक जी या कोई भी अगर मेरे को इस बारे में लिखित शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से गंभीरता के साथ और सख्ती के साथ इसकी जांच, और अगर दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामले तब आ रहे हैं जब 15 अगस्त से सरकार केंद्रीय पंचायती मॉडल का सिटीजन चार्टर लागू करवाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सरपंच और पंचायत सचिवों की भूमिका और बढ़ जाएगी। पंचायती राज सिटीजन चार्टर के अलावा मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है कि पंचायतों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐसे संबंधित मामलों का सारा ब्यौरा और जितने भी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है इसका भी ब्यौरा पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर डाला जाए। लेकिन ऐसे मामले देखकर लगता है कि और सख्ती की ज़रूरत है। गुना से नीरज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में अब आगे जानेंगे। दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों के 60% गरीब बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो कोरोना संक्रमण के चलते बड़ी तादाद में राजधानी के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। नगर निगम ने सरकारी स्कूलों में गूगल मीट से ऑनलाइन क्लासेस कराने का फरमान जारी किया, लेकिन इन गरीब परिवारों के लिए गूगल अकाउंट से लेकर स्मार्टफोन और डेटा का जुगाड़ करना आसान नहीं रहा। सरकारी स्कूलों के ऑनलाइन क्लास की हकीकत दिखाने के लिए 10 साल के चंपक हमें अपने तीमारपुर की झुग्गियों में ले जा रहे हैं। यहाँ 9वीं में पढ़ने वाली सुहाना मिली। 30 पूर्व देशांतर रेखा की
भाई बहन को मिलाकर एक घर में 4 बच्चे हैं, लेकिन मोबाइल केवल उनके पिता के पास है। सुहाना की मां राबिया कहती हैं कि कोरोना काल के इस 1.5 साल के दौरान ज्यादातर वक्त ऑनलाइन पढ़ाई ठप पड़ी रही। जब स्कूल जाते थे तो कोई परेशानी नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि टीचर पढ़ाते थे, फिर कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ पर काम बाइक ले जाते थे, वहाँ दिखा देते थे, और जो काम वहाँ पर रहता था यहाँ घर पे आकर रहते हैं। मगर जब से लॉकडाउन लगा तब से बहुत परेशानी हो गई है। एक ही मोबाइल है, बच्चे 3 दिन कैसे पढ़ पाएं? पूरा दिन आप ही बताओ। सुहाना अकेली नहीं है, यहाँ मिले चंपक, सुनीता, सुमन, गौरव जैसे दर्जनों बच्चों का यही हाल है। घर में स्मार्टफोन न होने के चलते ऑनलाइन क्लास के वक्त ये सब बच्चे घूमते मिले। हाल में नगर निगम ने इन बच्चों को गूगल मीट के जरिए क्लास कराने का फरमान जारी किया है, लेकिन ना तो इन बच्चों को और ना ही घर वालों को गूगल मीट से ऑनलाइन क्लास कराने का तरीका पता है। फिर मोबाइल तो होगा नहीं तुम्हारे पास? फिर नहीं, मेरे पापा के पास है ना। नगर निगम के स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होमवर्क बच्चों को भेज दिया जाता है, लेकिन हालिया में निगम ने गूगल मीट के जरिए 1 जुलाई से बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने की शुरुआत की है। स्कूल के शिक्षकों को ही बच्चों का गूगल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के 775 सरकारी स्कूलों में 2,30,000 बच्चों में केवल 40% ही ऑनलाइन क्लास से जुड़े, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सरकारी स्कूलों में 1,57,000 बच्चों में से केवल 32,000 ही गूगल मीट से क्लास किए। यही वजह है कि नगर निगम के इस ऑनलाइन क्लास का फायदा इन बच्चों को बहुत कम मिल पा रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से गूगल मीट पर पढ़ाने का एक आदेश जारी किया है, लेकिन 1 या 2% ही बच्चे गूगल मीट पर पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर के माता पिता के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, और है तो वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो अपने काम पर उस फोन को साथ लेके जाते हैं। हमारे देश में जहां डिजिटल डिवाइड इतना बड़ा हो, वहां इस लॉकडाउन में गरीबों के बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ऑनलाइन क्लास करने की बात कहना और सरकारी आदेश निकालना आसान काम है, लेकिन इस लॉकडाउन में जिन गरीब परिवार और मजदूरों की आय कम हुई है, तो उनके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करना ही पहली प्राथमिकता है। ऐसे में बच्चों के लिए स्मार्टफोन और फिर डाटा खरीदना उन गरीब परिवारों के लिए आसान नहीं है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के कारण सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, इसलिए 2022 की परीक्षा के लिए बोर्ड ने अभी से ही तैयारी कर ली है। सीबीएसई के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर 2022 की बोर्ड की परीक्षा के लिए स्पेशल स्कीम तैयार की गई है और इसके तहत क्लास 10वीं और 12वीं की 2 टर्म में बांटा गया है। देखिए रिपोर्ट। 17 साल की अनुष्का सक्सेना उन लगभग 12 लाख छात्रों में से एक हैं जो अगले साल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देंगे। इस बार कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं, लेकिन अब सीबीएसई ने कोई जोखिम न लेते हुए नई मूल्यांकन पद्धति का ऐलान किया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में कराई जाएंगी। इसकी अवधि 90 मिनट होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग की परीक्षा मार्च और अप्रैल महीने में कराई जाएगी। इसकी अवधि 2 घंटे रहेगी। इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग होगा। पाठ्यक्रम को कम भी किया जाएगा, जो कि इस महीने के अंत तक घोषित किया जाएगा। दोनों परीक्षाओं के नतीजों के औसत के आधार पर ही आखिरी नतीजे घोषित किए जाएंगे। नई मूल्यांकन गाइडलाइंस ने छात्रों को राहत जरूर पहुंचाई है, लेकिन उनके जहन में अब भी कुछ सवाल हैं। फाइनली सीबीएसई से कुछ क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई है। अब ये गाइडलाइंस आई हैं तो सारी टीचर्स और बच्चे भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नवंबर में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे वो काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत असाइनमेंट्स आते हैं, अब ये और बढ़ जाएंगे एंड देन फिर हमारे पास बोर्ड्स 2 बार होंगे। अब बोर्ड्स के साथ एक एंजाइटी भी आती है ऑफ कोर्स, तो वो 2 बार डबल प्रेशर हो जाएगा हम पे।
पूरे साल स्कूल की आंतरिक परीक्षाएं, प्रोजेक्ट्स भी कराए जाएंगे ताकि अगर कल को कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं कराई जा सकी तो अंदरूनी परीक्षाओं के आधार पर नतीजे घोषित किए जा सकें। ये एक बहुत ही एक ऐसा कदम जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसा इनिशिएटिव है सीबीएसई की तरफ से जो बच्चे ही नहीं, हम टीचिंग फ्रेटर्निटी भी उसको बहुत ही एक चैलेंजिंग रूप से देख रहे हैं, एक ऐसे स्टेप की तरफ से देख रहे हैं जो शायद एक नया हमारे एजुकेशन की फील्ड में एक नया मूव लाने के लिए एक पहला कदम होगा। जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि सफिशिएंट एफर्ट्स विल बी मेड सो दैट ऑल द इंटरनल असेसमेंट्स जैसे कि प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, यूनिट टेस्ट है, एक्टिविटीज हैं, दे ऑल विल बी मेड मोर क्रेडिबल एंड रिलायबल एज पर द न्यू मॉडरेशन पॉलिसी दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड वेरी सून बाय द सीबीएसई। सीबीएसई का कहना है कि शिक्षकों को भी इस नई मूल्यांकन पद्धति को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीबीएसई नई पॉलिसी लेकर के आई है जिसमें बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाई करनी होगी, हर असेसमेंट में, हर यूनिट टेस्ट में अच्छा करना होगा। क्योंकि कहीं अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो उसी के बेसिस पर उनको एसेस किया जाएगा, उनके मार्क्स दिए जाएंगे। यानी एक बात होता है कि हम सब ने बोर्ड 12th दिया है और हमने ज़्यादा प्रेशर लिया है जब आखिर में मार्च अप्रैल में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को पहले दिन से हर यूनिट टेस्ट में अपना 100% देना होगा। सहयोगी मोहम्मद मुसलिन के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।